हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू टॉपर थिंकिंग। टॉपर थिंकिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस क्लास में देखेंगे क्लास टेंथ हम देख रहे थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास टेंथ में अध्याय 3 था बाबू, देखिएगा आपका अध्याय 3 था। और अध्याय 3 में हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। आप लोगों को याद होगा हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कर चुके हैं, लेकिन अगर जिनका छूट गया है वो देख सकते हैं। हम लोग देख रहे थे अपने क्लास में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा चैप्टर का नाम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले ये हम बताए थे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखिए, हम देखते हैं कि चर क्या है। तो देखना बाबू, कोई भी चीज जो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें एक ऐसा होता है जिसका मान बदलता है, एक ऐसा भी होता है जिसका मान फिक्स रहता है। देखिए दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण में हम देखेंगे चर यानी वेरिएबल के बारे में। वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे x का मान कहीं देखेगा, x कहीं लिखा हुआ है तो x इक्वल टू कहीं 2 मिलेगा, x इक्वल टू कहीं 4 मिलेगा। यानी जो ये x है भाई, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। अगर हम ए ले लेंगे तो ए का मान भी बदलते रहता है। जो भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो मिलेगा, ज्यादातर हम लोग उसको स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, वो जो आपको जहां भी मिलेगा उसको हम मान के चलते हैं कि वो कैसा है, तो वो चर है। चर है मतलब उसका मान बदलते रहेगा, चर है मतलब उसका मान बदलते रहेगा, ठीक है। चर है ना, चर मतलब मान बदलेगा। वेरिएबल है तो उसका मान वेरी करेगा, है ना। अब हम देखते हैं चर के बाद अचर को। अचर मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है बाबू? ये होता है कि वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदले, कभी नहीं बदले। अगर टू अगर हम 1 में भी पढ़े और 2 अगर 10 में भी पढ़ रहे हैं तो दोनों का वैल्यू समान है। ना कि 2 अगर लिख रहा है 1 क्लास का बच्चा तो उसका वैल्यू अलग है, और 2 हम लोग अगर लिख रहे हैं 10 क्लास में तो उसका वैल्यू अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, दोनों का वैल्यू सेम है। चाहे हम 10 क्लास में देखें या हम देखें 1 क्लास में। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं अचर। अचर यानी कांस्टेंट, यानी फिक्स रहता है। जो ना बदले उसे हम अचर कहते हैं, जो बदले उसे चर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसका मान बदलता दिखे तुमको, है ना, हमेशा बदले, उसे हम चर बोलेंगे। और जो नहीं बदले, जो है वही रहे, तो उसे हम अचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, यहाँ नोटेड डाउन है बीज गणितीय पद। बीज गणितीय पद क्या होता है? तो बीज गणितीय पद को अगर देखोगे तो अभी जस्ट देखे क्या था चर। चर का मान बदलते रहता है, यानी ये था x y a b c d वगैरह। एक था अचर, ये था 1 2 3 करके ये था। तो देखो इसका मान बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। और दोनों को अगर हम एक साथ लिखे, जैसे लिख दिए 2x, है ना, 1 लिख दिए 3y, है ना, लिख दिए 4x, सॉरी, है ना, 4x। तो ये सब जो है ना, इसमें देखो x लगा हुआ है, इसमें y लगा हुआ है, इसमें x लगा हुआ है ना। और इसके अलावा ये तो चर है ही, ये अचर भी है। तो चर और अचर अगर साथ रहे, ये देखो अचर है, ये है ना, ये देखो चर है, ये अचर है, ये देखो अचर है, ये चर है। तो चर और अचर अगर एक साथ रहेगा तब जो पद बनेगा उसे हम बीज गणितीय, है ना, बीज गणितीय पद कहते हैं। चर और अचर के मिलने से बने पद को बीज गणितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चर और अचर को मिलने से जो पद बनते हैं उन्हें हम बीज गणितीय पद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 2x 3x x + 1, है ना,
2 + 2 बाई एटसेट्रा। ये इसका कुछ एग्जाम्पल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, है ना, ये 2x है। 2x में x के जगह पर, है ना, x के जगह पर कुछ मान रखते हैं। अगर यहाँ 2 है, x का मान 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 2 आया। यहाँ 2 है, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 4 आया। यहाँ 2 है, 3 रखते हैं तो 6 आया। तो देखो x का वैल्यू बदलने से 2x का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन आगे वाला 2 देखो सभी जगह कांस्टेंट है, पीछे वाला बदल रहा है। यानी पीछे कौन है? x। तो जो बदल रहा है उसे चर कहेंगे, जो नहीं बदलता है उसे अचर कहेंगे। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, यहाँ x के मान हमेशा बदलता रहता है। तो क्या है? इसलिए x चर है। 2 हमेशा क्या था बाबू? स्थिर है, इसलिए ये क्या है? अचर है। ओके, आगे आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि रैखिक, है ना, मतलब लीनियर किसे कहते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद के बारे में हम जानेंगे, है ना। पहले देखो रैखिक, जैसे हम लोग लिखे x, है ना, +1, कहीं लिखा मिलेगा x² + 2। तो देखो अगर इसका पावर 1 है तो इसको रैखिक बोलेंगे, पावर 2 है तो रैखिक नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ पावर 1 हो तो उसे हम रैखिक बोलेंगे। तो रैखिक, है ना, जो है ना रैखिक समीकरण, वैसा समीकरण जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। रैखिक मतलब घात 1 होना चाहिए, है ना। 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। अब क्या होगा? इसमें 2 चर रहेगा। बीजगणितीय पद तो अभी हमने देखा, ये जो था ये था आपका बीजगणितीय पद। ये जो लिख दिया ये बीजगणितीय पद हो गया। अब 2 चर वाले बीजगणितीय पद कैसा होगा? इसमें 2 चर रहेगा, है ना। x के साथ क्या होना चाहिए? y भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद है जो कि यहाँ लिखे हैं, है ना, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें 2 चर के साथ, है ना, 2 चर के साथ साथ घात 1 हो तो वैसे बीजगणितीय पद को 2 चर वाले रैखिक, रैखिक मतलब 1, और देखो घात का, है ना, सॉरी, रैखिक मतलब उसका घात 1 होना चाहिए। और बोल रहा है कि वैसा बीजगणितीय पद जिसमें 2 चर हो। चर कितना होना चाहिए? 2, यानी x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए, और इसका घात कितना होना चाहिए? हाईएस्ट घात 1 होना चाहिए। अगर घात इसका 1 है और 2 चर है, घात कितना है? 1 है, चर कितना है? 2 है। तो वैसे हम जो हम लोग लिखेंगे बीजगणितीय पद, उसको हम लोग बाबू बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c के रूप में। ax + by + c के फॉर्म में ये होता है बाबू। तो चलिए देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये देखिए ये आपका था, ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, यानी इसमें जो था सिर्फ था आपका ax + by + c। जहां देख रहा है ना, जहां क्या है? a b डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिर्फ 0 के बराबर कर देंगे ऐसे, ax + by + c इक्वल टू लगा के 0 कर देंगे तो ये बदल जाएगा पद से समीकरण में, है ना, पद से बदलेगा समीकरण में। तो अगर सब कोई अगर पूछे 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद क्या है, तो 2 चरों को, यानी रैखिक है तो 1, यानी 2 चर को अगर एक साथ लिख रहे हैं और उसका घात जो है अगर 1 हो तो वैसे पद को हम लोग बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहेंगे। अगर उसको हम इक्वल कर देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। देखो वही पद को ax + by + c इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो ये समीकरण बन गया। जैसे ही बराबर नहीं लगाए तो पद था, बराबर लगा दिए तो समीकरण बन गया। क्या है कि जब 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, है ना, जो पद है 2 चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद ये है, अगर इसको हम शून्य पद या किसी अचर पद, यहाँ जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2x + 3y
है ना +4 = 0, यहाँ 0 लिख दें, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 लिख दें, या फिर हम यहाँ लिख दें आपका 5। जीरो लिखें या 5 लिखें, कुछ भी अगर यहाँ लिखते हैं तो ये जो बना है ना, ये आपका अगर इक्वल कर दिए तो वो बन गया समीकरण, इक्वल हटा दिए तो बीजगणितीय पद। तो वही लिखा है कि जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद को 0 या अचर पद के बराबर कर देते हैं तो उससे जो बने ना, तो जो बनता है उसे हम कहते हैं बीजगणितीय ना, उसे हम कहते हैं दो चर वाले बीजगणितीय रैखिक समीकरण। तब ये जो रैखिक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना जो होते हैं उनका अनंत हल होता है। ये देखो x है, एक मिनट, ये x है और ये y है। x और y जो है ना, इसमें इसका अनंत हल होता है। अनंत हल कैसे होता है? किसी x या y का मान अपने मन से स्वेच्छा से अगर रखते जाएंगे तो y का मान आते जाएगा। अगर हम इसमें x का मान 0 रखें तो y इक्वल टू, यानी ये 0 हो गया तो y का वैल्यू बाबू 5 हो जाएगा। अगर हम इसका मान 1 रखें तो ये बनेगा 1 + y इक्वल टू 5, यानी कि ये जाएगा, ये साइड हो जाएगा y इक्वल टू 5 - 1 यानी कि 4। ये देखिए y इक्वल टू 4 आया। उसी तरह से 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम 3 रखेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से इसका वैल्यू आते रहेगा। x का मान रखते जाएंगे, y का मान आते जाएगा। वही है कि x के सभी मानों के लिए y का मान है ना, y का संभव मान है, यानी x का मान अगर हम रखते हैं तो y का मान आता है। तो यहाँ पर इससे जो है इसका मान, x का मान रखने से y का मान आ रहा है, y का मान रखने से x का मान आ रहा है, तो हम बोल है ना, और इतना मान आ रहा है कि हम काउंट नहीं कर पाते। इसका जो मान आता है वो अनंत आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। ठीक है, अनंत हल होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपका चैप्टर है उसमें चलेंगे तो इसमें दो समीकरण रहेगा। दो समीकरण रहने का क्या तात्पर्य है कि जब दो, ये जो अभी हम देख रहे हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा अगर दो समीकरण एक साथ लिखेंगे तो उसे हम कहते हैं युगपत, है ना, युगपत समीकरण। अगर दोनों को एक साथ कर देंगे तो, है ना, या फिर समीकरण का युग्म बोलते हैं, दो समीकरण। ठीक है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक साथ रखा जाता है, यानी देखो ये दो x है, y है, x है, y है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर एक साथ रखे हैं तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं या फिर युगपद समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसका हल के बारे में मेनली जानना है तो आप ये याद रखिएगा, युगपद जो समीकरण है किसे कहेंगे? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है तो उसे युगपद समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके है ना, जैसे ही हम हल करेंगे तो इसका कुछ शर्त है। क्या शर्त है ना, देखिए ये एक पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण है बाबू। तो इसमें शर्त ये है कि देखिए यहाँ a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। तो तीनों का रेशियो हम निकालते हैं। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो, अगर हम रेशियो निकालें, जैसे कोई इक्वेशन है 2x + 5y, है ना, 2x + 5y = 3 = 0 और 4x + 10y + 9 = 0। तो इसका रेशियो निकाले, इसका रेशियो और इसका रेशियो। तो इसका रेशियो जैसे 2/4 है, 5/2 है, तो ये निकलेगा 2/4 यानी 5/10। देखिए ये कट जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ही निकल जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो ये बराबर है। अगर बराबर नहीं हो तो उससे वो जो है आप विरोधी होने का शर्त है।
अगर बराबर नहीं हो तो अविरोधी होने का शर्त है, और अविरोधी होने का शर्त, अगर अविरोधी होने का शर्त का पालन कर रहा है तो क्या होगा, उसका केवल एक हल होगा, उसका केवल एक हल होगा बाबू, ठीक है। एक हल होगा, और एक हल होने से उसे हम उस हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर एक हल हो रहा है तो उसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, है ना। उस समीकरण को हम, वो दोनों समीकरण को संगत समीकरण बोलेंगे, और इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब इसलिए जो कट करेगा एक बिंदु पर कहीं ना कहीं कट करेगा, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाएगा, और इसे हम, है ना, बिंदुगामी ये होता है, मतलब एक बिंदु से ही गुजरता है, तो इसे बिंदुगामी बोल सकते हैं, इसे प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं। ये संगत समीकरण होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, और इसका, है ना, केवल एक हल होगा यदि a1/a2 और b1/b2 हो तो। ये समीकरण आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं विरोधी, विरोधी होने का शर्त क्या होता है, विरोधी होने का शर्त होता है बाबू, याद रखिए कि अगर a1/a2 और b1/b2, जैसे अगर चेक किए और a1/a2 आया और b1/b2 आपस में बराबर हो गया, तब चेक करेंगे क्या c1/c2 आपस में बराबर है। जैसे यहां देख रहे थे, यही तो देख रहे थे, a1/a2 b1/b2, अगर c1/c2 निकाले तो ये देखिए 3/9 है, ये कटेगा तो हो जाएगा 3, है नहीं, 1/3, ये आएगा 1/3। देखिए 1/2 और 1/2 इक्वल टू है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, तो देखिए यही आया यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए ये जो कंडीशन है ये विरोध उत्पन्न करता है, और विरोध उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण बोलते हैं। और इसका ग्राफ होता है बाबू, ये ग्राफ इसका हमेशा पैरेलल होता है, समांतर होता है, ठीक है। और लास्ट शर्त इसका ये बचा, लास्ट शर्त बचा कि ये तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो उसे हम, है ना, अच्छी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, अगर ये शर्त है तो इस प्रकार का समीकरण का अनंत हल होता है ना, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, और इसे हम संगत बोलते हैं। इसका ग्राफ जो होता है वो समपाती होता है, इसका ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, मतलब एक दूसरे को ढक लेता है, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ये एक संपाती का के बारे में लिखा है, संपाती दो रेखा है, संपाती तब होगा जब इस पे अगर अगला भी लेंगे तो इसी पर आ जाए, अगर एक दूसरे को ढक लेता है तो दोनों समीकरण आपस में संपाती होता है। जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर ढक लेता है तो दोनों रेखा आपस में संपाती कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ये अगर संपाती होगा तो इसका देखिए हर एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसका अनेक हल होता है, तो यही इसका मेनली 3 कंडीशन था, ठीक है। तो ये आप हम लोग देख रहे थे अध्याय 3, इसका हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।